बहुत समय पहले की बात है। सुमेरपुर नामक गांव में शीतल नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। शीतल बहुत ही गरीब थी। वह अपना और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए पास के सेठानी के यहाँ बर्तन धोने का काम करती थी। शीतल बहुत बूढ़ी हो गई थी, जिससे वह सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन ठीक से नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन अचानक शीतल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। शीतल के बेटी का नाम चांदनी रहता है। चांदनी दिखने में बहुत सुंदर और समझदार लड़की होती है। चांदनी बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं कल सेठानी के यहाँ काम पर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, कल से मैं सेठानी के यहाँ बर्तन धोने के लिए जाया करूंगी। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब तुम घर पर ही आराम किया करो। उस दिन के बाद से चांदनी हर दिन अपनी माँ की जगह खुद सेठानी के यहाँ काम करने जाया करती थी। चांदनी सेठानी के यहाँ का काम बहुत ही अच्छे और जल्दी से करके निपटा दिया करती थी, जिससे सेठानी चांदनी के काम से बहुत खुश होती थी। सेठानी का नाम रत्ना था। चांदनी, तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा तेज काम करती हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसीलिए अब से मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगी और तुम्हें मेरे ही घर पर हमेशा काम करने के लिए आना होगा। वेतन बढ़ जाने पर चांदनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सेठानी के घर पर काम करने के लिए जाया करती है। कुछ दिन बीतता है। एक दिन सेठानी का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से अपने घर वापस आने वाला होता है। चांदनी, आज तुम पूरे दिन मेरे घर पर ही रुकना, क्योंकि मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद आज पढ़ाई पूरी करके हमारे यहाँ आ रहा है। इसके लिए मैं उसके मनपसंद के खाने की चीजें बनाने वाली हूँ। आज तुम मेरे घर पर रुककर मेरी मदद करवाना। ठीक है मालकिन। फिर चांदनी पूरे दिन सेठानी के घर पर रुककर सेठानी के साथ खाना बनाने में मदद करती है। कुछ देर के बाद रत्ना का बेटा घर पर आ जाता है। रत्ना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, जाकर तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद की चीजें बनाई हैं। रत्ना के बेटे का नाम वरुण था। ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। तब तक तुम मेरा खाना तैयार रखो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वरुण जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह माँ, आज तुमने यह खीर तो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनाई है। जी तो करता है कि तुम्हारे हाथों को चूम लूं। बेटा, यह स्वादिष्ट खीर मैंने नहीं, चांदनी ने बनाई है। माँ, चांदनी कौन है? बेटा, मैंने अपने घर पर काम करने और बर्तन धोने के लिए एक लड़की रखी है, उसी का नाम चांदनी है। तभी चांदनी वहां आ जाती है। चांदनी, लगता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने तो आज बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। इसके पहले तो मैंने ऐसा खीर कभी नहीं खाया। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रत्ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने वाली होती है। बेटा वरुण, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ और माँ की देखभाल करना चाहती हूँ। क्या तुम अकेले यहाँ रह लोगे? माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर में आराम से रह लूंगा। फिर जब नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप लौट आना। रत्ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। इधर जब वरुण घर पर अकेला होता है, तब एक दिन वह रसोई घर में अपने खाना खाने के लिए कुछ बना रहा होता है। तभी अचानक उसका हाथ खाना बनाते वक्त जल जाता है, जिससे वरुण तेजी से चिल्ला उठता है। आह! वरुण के चिल्लाने की आवाज सुनकर चांदनी दौड़कर रसोई घर में आती है। क्या हुआ छोटे मालिक? अरे कुछ नहीं, दरअसल खाना बनाते वक्त मेरी उंगलियां थोड़ी जल गई। छोटे मालिक, अगर आपको ठीक से खाना बनाना नहीं आता तो आपको मुझे बोल देना चाहिए था। देखिए आपकी उंगली कितनी जल गई है। अब से आप कभी भी रसोई घर में खाना बनाने के लिए नहीं आएंगे। अब से आपको जो भी खाना होगा मुझे बोल देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। उस दिन के बाद से चांदनी वरुण के लिए हर दिन अपने हाथों से खाना बनाकर रख दिया करती। वरुण को भी चांदनी के हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता। फिर इस तरीके से चांदनी वरुण के घर का सारा काम, खाना, झाड़ू, बर्तन, पोछा आदि सब करने लगती है, क्योंकि वरुण को घर का काम करना नहीं आता, जिससे चांदनी अब ज्यादा समय वरुण के घर पर ही बिताती थी। इस तरह जब वरुण को अकेला महसूस होता तो वह चांदनी के साथ बैठकर बातचीत करता। इस तरह चांदनी और वरुण दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगे। रत्ना के न होने पर चांदनी वरुण का पूरा ख्याल रखती।
यह बात वरुण को बहुत अच्छी लगती थी और उसे धीरे धीरे चांदनी से प्यार होने लगा। एक दिन जब चांदनी वरुण के घर पर सीढ़ियां लगाकर सफाई कर रही होती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से गिरने लगती है। मगर तभी वहां वरुण आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। चांदनी, तुम दिखने में तो सुंदर हो ही, उससे कहीं ज्यादा सुंदर तुम्हारा दिल है। तुम मेरी माँ के ना रहने पर मेरा कितना ख्याल रखती हो और घर का सारा काम भी करती हो। मुझे एक ऐसे ही लड़की की तलाश थी जो मेरा अच्छे से ख्याल रख सके। चांदनी, मैं तुमसे मन ही मन प्यार करने लग गया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? छोटे मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? घर का काम करना और खाना बनाना मेरी तो बस यही औकात है। इतना कहकर चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चांदनी की ऐसी बातें सुनकर वरुण चांदनी को अपने गले से लगा लेता है। चांदनी, तुम्हारी औकात हम अमीरों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जैसा तुम्हारे पास दिल है वैसा दिल सबके पास नहीं होता। तुम अब खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है। अब माँ के आने पर मैं तुमसे जल्द ही शादी कर लूंगा। वरुण की ऐसी बातें सुनकर चांदनी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों के बाद रत्ना अपने मायके से घर वापस आती है। रत्ना के घर वापस आने के बाद वरुण अपनी माँ के पास जाता है और उससे चांदनी और अपने प्यार के बारे में बताता है। माँ, मैं चांदनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वरुण की ऐसी बातें सुनकर रत्ना गुस्से से लाल हो जाती है। वरुण, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं एक बर्तन धोने वाली को अपनी बहू कभी नहीं बना सकती। अरे, हमारे आसपास के लोगों को जब पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने एक बर्तन धोने वाली लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। माँ, लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो एक अच्छे दिल वाली लड़की की तलाश थी और वो मुझे मिल गई। अब मैं शादी करूंगा तो चांदनी से ही करूंगा। रत्ना अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हो जाती है और उसे न चाहते हुए भी वरुण की शादी चांदनी से करवानी पड़ती है। शादी के बाद रत्ना को चांदनी फूटी आंख नहीं सुहाती। एक दिन रत्ना के घर पर उसकी सहेली आती है। उसका नाम चंपा रहता है। अरे रत्ना, मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे की शादी एक बर्तन धोने वाली लड़की से कर दी है। क्यों रत्ना, क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए कोई दूसरी लड़कियां नहीं मिल रही थी क्या? चंपा की ऐसी बातें सुनकर रत्ना को बहुत गुस्सा आता है और चंपा के जाने के बाद वह अपनी बहू के पास जाती है। चांदनी, तुमने मेरे भोले भाले बेटे को पैसों के चक्कर में फंसाकर शादी कर ली। तुम एक बर्तन धोने वाली होकर मेरे घर की बहू बन बैठी। मगर चांदनी, तुम ये याद रखना कि मैं अपनी बहू के रूप में तुम्हें कभी नहीं स्वीकारूंगी। इतना कहकर रत्ना वहां से चली जाती है। रत्ना की ऐसी बातें सुनकर चांदनी को बहुत दुख होता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रत्ना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। चांदनी अपनी सास की तबीयत खराब होने पर उसकी बहुत सेवा करती है और रत्ना को अपने हाथों से खाना खिलाती है। यह सब देखकर रत्ना की आंखें खुल जाती हैं और फिर वह चांदनी के साथ अच्छे से रहने लगती है। रत्ना का यह व्यवहार देखकर चांदनी बहुत खुश होती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। जिद्दी सास। आनंदपुर नामक शहर में सुषमा और मोना नाम की सास बहू रहती थीं। सुषमा बहुत ही जिद्दी किस्म की सास थी। वह अपनी सारी बात सभी से मनवाकर ही मानती थी और जो उसकी बात नहीं मानता था वह उनसे लड़ाई कर लेती थी। सुषमा की बहू मोना अपनी सास के जिद्दी व्यवहार से तंग आ चुकी थी। एक दिन मोना किचन में खाना बना रही थी। तभी सुषमा वहां आई और मोना से बोली, बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, बैंगन की सब्जी बन रही है। क्या? बैंगन की सब्जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज ये नहीं बनेगा, कुछ और बनाओ। अब कुछ और क्या बनाऊं? यही खा लेंगे आज। अच्छा, तो अब तू मेरे सामने अपनी जिद दिखा रही है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कह दिया कुछ और बनेगा मतलब कुछ और बनेगा। हाँ तो बोलिए, कुछ और में क्या? आलू की सब्जी बना दे, आज सभी वही खाएंगे। यह बैगन की सब्जी तू ही खा। इतना कहकर सुषमा मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। वह अपनी बात मनवाना चाह रही थी, लेकिन मैं उसके मन का नहीं होने दे सकती। इसी तरह सुषमा हर जगह अपनी जिद चलाती। सुषमा का बेटा अमन भी
यह सब देखकर परेशान हो चुका था। मोना उसे हर रोज सुषमा की हरकतों के बारे में बताती थी। बहू सुन लो, आज ही बाजार जाकर घर का सारा सामान लेकर आ जाओ, सभी सामान खत्म हो चुका है। नहीं माँ जी, आज मुझे जरा समय नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी, या आप चाहो तो आप चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज ही बाजार जाओ, बाकी काम बाद में होगा। माँ जी, आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दीजिए, इससे किसी को कोई फायदा नहीं। मैं आज नहीं जाने वाली। ठीक है, तुझे नहीं जाना बाजार तो तू एक काम कर, अपना सामान बांध ले और सीधा अपने मायके चली जा। कोई जरूरत नहीं है तुझे वापस आने की। इतनी छोटी सी बात पर आप ऐसी बात कैसे कह रही हैं? अभी तो मैं जा रही हूँ बाजार सामान लेने, लेकिन आप देख लेना, इस व्यवहार की वजह से आपको बहुत नुकसान होगा। हाँ हाँ, चल जल्दी बाजार जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मोना बाजार से सामान लेकर आती है। सुषमा उससे सामान का हिसाब मांगती है। मोना हिसाब दिखा रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रुक जाओ, आ रही हूँ। मोना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ एक सेल्समैन खड़ा है। माँ जी, एक सेल्समैन आया है, क्या करूं, बुला लूं क्या? बुला ले, देख लेते हैं क्या लाया है। सेल्समैन किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें दिखाने लगता है। कोई काम का नहीं है, ये सब ले जाओ। रुक जाइए माँ जी, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। थोड़ी देर के बाद, यह देखिए माँ जी, यह बर्तन कितना अच्छा है, इसे ले लेते हैं। नहीं, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। तू देख, यह कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं लग रहा। जो सामान मोना को पसंद आ रहा था, वह सामान सुषमा नापसंद कर देती थी। सब्जी को बारीकी से काटने वाली एक मशीन थी, वह मोना को पसंद आ जाती है। माँ जी, यह ले लेते हैं, इससे बहुत मदद मिलेगी। मुझे तो यह मसाज करने वाला मशीन अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। बताओ भाई, कितनी कीमत है इसकी? इसे रहने दीजिए भैया, सब्जी काटने वाली मशीन का दाम बताइए, हम वही ले लेते हैं। माँ जी, वह मशीन खामखा महंगा होगा, हमारे किसी काम का नहीं है, यह लेंगे तो बहुत काम आएगा। जी मैडम, ये बहुत काम की चीज है, इसकी कीमत 2000 है, ले लीजिए। मोना पैसे लाकर दे देती है और मशीन ले लेती है। सेल्समैन घर से बाहर चला जाता है। अब सुषमा यह देखकर गुस्से में आ जाती है कि उसकी जिद पूरी नहीं हुई। वह सेल्समैन के पीछे जाती है। रुको भाई रुको। जी मैडम, बोलिए। यह मसाज करने वाली मशीन कितने की है? सेल्समैन समझ जाता है कि यही सही मौका है, यह कस्टमर जरूर फंसेगी। मैडम, माफ कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। सुषमा अभी सिर्फ अपनी जिद पूरा करने की सोच रही थी। बोलो कितने का है? मैडम, ये 10,000 का है। बस तुम यही रुको, मैं पैसे निकाल कर लाती हूँ, मुझे यही चाहिए। सुषमा पैसे निकाल कर लाई और सेल्समैन को देते हुए बोली, ये मुझे चाहिए, पैसे लो और यह मशीन मुझे दे दो। जी मैडम, ये लीजिए, ये अब से आपकी हुई। सेल्समैन मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। घर आकर सुषमा वह मशीन मोना को दिखाती है। देख, तू नहीं चाह रही थी ना कि मैं इसे खरीदूं, लेकिन मैंने इसे खरीद लिया। माँ जी, आप भी ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। शाम में जब अमन काम से वापस आया, तब सुषमा खुशी खुशी अमन को वह मशीन दिखा रही थी और बहू की बुराई कर रही थी। अच्छा ठीक है माँ, पहले ये बताओ कि ये आपने कितने में लिया? यह इतना अच्छा है, इसलिए थोड़ा महंगा है। हाँ, पर कितने में आपने इसे लिया? 10,000 रुपए में। हे भगवान, 9,000 का चूना लग गया। ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ बेटा? माँ, ये मशीन कल ही मेरे दोस्त ने ली थी, 1,000 में उसने इसे खरीदा था, लेकिन ये आपने क्या कर दिया? यह सुनकर सुषमा की सारी खुशी गम में बदल गई। वह आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या कर दिया मैंने? माँ, ये सिर्फ आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से हुआ है। हाँ बेटा, अब मुझे एहसास हो रहा है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। सुषमा मोना से भी माफी मांगती है और इस घटना के बाद उसके अंदर बहुत बदलाव आता है। अब वह जिद्दी किस्म की नहीं थी। बहुत पहले की बात है, कानपुर शहर में एक उषा नाम की औरत अपने बेटे विजय के साथ रहती थी।
विजय एक कार्य कुशल और बहुत ही नेक लड़का था। बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, घर का काम करते करते थक जाती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी के लिए कल लड़की देखने जा रही हूँ। तुम भी समय निकालकर मेरे साथ चलना। ठीक है माँ। अगले दिन उषा अपने बेटे को साथ लेकर लड़की देखने जाती है। उषा और विजय को लड़की बहुत पसंद आती है और वे जल्दी से शादी भी तय कर देते हैं। उस लड़की का नाम त्रिशा रहता है। त्रिशा दिखने में बहुत सुंदर और समझदार होती है। कुछ ही दिनों में विजय और त्रिशा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब त्रिशा अपने ससुराल जाती है तो वह सब काम अच्छे से और जल्दी जल्दी खत्म कर देती है और फिर खाली समय में थोड़ा आराम करती है। एक दिन त्रिशा को आराम करता हुआ देखकर उषा उसके पास आती है। अरे बहू, तुम यहाँ आराम से सो रही हो, कपड़े कौन धोएगा? माँ जी, मैंने तो कपड़े धोकर सूखने के लिए भी डाल दिए। घर का पूरा काम खत्म करने के बाद ही मैं आराम करने के लिए आई हूँ। त्रिशा की ऐसी बातें सुनकर उषा चौंक जाती है। त्रिशा को आराम करता हुआ देखकर उषा को तनिक भी अच्छा नहीं लगता और वह सोचती है कि त्रिशा दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहे। इसके लिए वह घर के नौकरों को भी काम से निकाल देती है। अब त्रिशा घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन भी करने लगती है। एक दिन जब विजय दफ्तर से आता है तो देखता है कि त्रिशा घर में पोछा लगा रही है। यह देखकर विजय त्रिशा के पास जाता है। अरे त्रिशा, घर में पोछा तुम क्यों लगा रही हो? नौकर सब छुट्टी पर है क्या? नहीं, माँ जी ने नौकरों को काम से निकाल दिया। यह सुनकर विजय अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आपने नौकरों को काम से क्यों निकाल दिया? विजय के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उषा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। अरे बेटा, वे नौकर अच्छे से काम नहीं करते थे, इसके लिए मैंने उन्हें निकाल दिया। ठीक है माँ, कल मैं घर के काम के लिए दूसरा नौकर ढूंढ कर रख लूंगा। फिर अगले दिन विजय घर के काम के लिए दूसरे नौकर रख लेता है, जिसके बाद त्रिशा को घर के काम से थोड़ी फुर्सत मिलने लगती है और वह खाली समय में फिर से आराम करने लगती है। उसको आराम करते हुए देखकर उषा मन ही मन बहुत गुस्सा करती है। अच्छा, तो यह महारानी जी मेरे घर में सोने के लिए आई हैं और मेरा बेटा भी इस लड़की के ही गुणगान करता रहता है। घर के काम के लिए मैं पैसे देकर नौकर रखूं। बहू, अब देखना मैं तुम्हारा आराम कैसे हराम करती हूँ और अपने बेटे को भी तुम्हारे खिलाफ कैसे करती हूँ। उसके बाद घर का सारा काम तुमसे करवाऊंगी, पैसे देकर नहीं। अगले दिन जब त्रिशा सुबह सुबह घर का खाना बना रही होती है, तभी उषा मौका पाकर रसोई घर में जाकर खाने में चुपके से बहुत सारा नमक मिला देती है। विजय के दफ्तर जाने का समय होता रहता है। त्रिशा, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लाओ। फिर त्रिशा विजय के लिए जल्दी से नाश्ता लगा देती है। विजय जैसे ही नाश्ता खाने के लिए अपने मुंह में डालता है, वैसे ही उसे थूक देता है। फु! त्रिशा, आज तुमने खाने में इतना ज्यादा नमक क्यों डाल दिया? ये तो बिल्कुल खाने के लायक नहीं है। माफ कर दीजिए, लगता है गलती से नमक ज्यादा हो गया। अब तो मुझे दफ्तर भूखे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दफ्तर के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर विजय जल्दी से बिना कुछ खाए दफ्तर के लिए निकल जाता है। विजय के जाने के बाद त्रिशा बहुत दुखी होती है। आज मेरी गलती की वजह से विजय बिना कुछ खाए दफ्तर चले गए। अब से मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगी। अगले दिन त्रिशा विजय के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है, मगर जैसे ही त्रिशा बिरयानी बनाकर रसोई घर के किसी काम के लिए बाहर निकलती है, तभी उषा मौका पाकर जल्दी से रसोई घर में जाकर बिरयानी में बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ पत्थर डाल देती है। जब विजय नाश्ता करने के लिए बैठता है, उसके पहले ही कौर में मिट्टी का कंकड़ आता है और वह तेजी से चिल्लाता है। त्रिशा, अगर तुम्हें खाना बनाने का मन नहीं करता है तो बोल दो ना, मैं उसके लिए भी नौकर रख लूंगा। रोज रोज का ये क्या नाटक है? तुम्हारी वजह से मैं कल भी भूखे ही दफ्तर चला गया था और आज भी भूखे ही जाना पड़ेगा। हर काम में काम चोरी करना तुम्हारी आदत सी बन गई है। अब तुम चावल भी अच्छे से साफ नहीं कर पाती और बोलती हो कि गलती से हो गई। इतना कहकर विजय गुस्से से भूखे ही दफ्तर निकल जाता है। विजय के जाने के बाद त्रिशा रोने लगती है। अरे ये आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो आज उनके मनपसंद की बिरयानी बनाई, फिर उसमें कंकड़ कहाँ से आ गया? मैंने तो चावल भी अच्छे से साफ करके डाले थे। अगर मैंने चावल अच्छे से साफ करके डाले थे तो फिर उसमें कंकड़ किसने डाले?
अब से मुझे खाना बनाते वक्त सतर्क रहना पड़ेगा। फिर अगले दिन जब त्रिशा रसोई घर में खाना बना रही होती है, माँ जी पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने खाना पकने के लिए गैस पर रख दिया है। थोड़ी देर में आप जाकर गैस बंद कर दीजिएगा। मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जा तू आराम कर ले, मैं कुछ देर में गैस बंद कर दूंगी। चलो अच्छा हुआ आज इसका सर दुख रहा है। अब तो मैं आराम से रसोई में जाकर खाने में ढेर सारा मिर्च मिला दूंगी। फिर देखती हूँ कि आज क्या तमाशा होता है। बेचारी त्रिशा। फिर उषा आराम से रसोई घर में जाकर खाने में ढेर सारा लाल मिर्च मिला देती है। मगर तभी त्रिशा चुपके से रसोई घर के पास खड़ी होकर अपनी सासू माँ की करतूतों को अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्ड करने लगती है। फिर जब कुछ देर में विजय खाने के लिए बैठता है तो वह जैसे ही नाश्ता मुंह में डालता है, उसका मुंह मिर्च ज्यादा होने की वजह से जल उठता है। इस बार तो विजय के गुस्से का ठिकाना नहीं था। त्रिशा, ये तुमने खाने के नाम पर क्या बना दिया है? इतनी सारी मिर्च डाल दिया है कि मेरा पूरा मुंह जल गया है। नहीं जी, मैंने तो खाने में बहुत थोड़ा सा मिर्च डाला था। वह तो माँ जी ने जाकर चुपके से बहुत सारा मिर्च पाउडर खाने में मिला दिया। त्रिशा, अब तुम अपनी गलती मेरी माँ पर डालने लग गई। तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? फिर त्रिशा विजय को अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है। वीडियो देखने के बाद विजय के पैरों से जमीन खिसक जाती है और उसे अपनी माँ की सच्चाई का पता चलता है। माँ, तो इतने दिनों से आप खाने में कुछ ना कुछ जानबूझकर डाल देती थी और मैं इतने दिनों से भूखे ही दफ्तर चला जाया करता था। आपकी ममता अब कहाँ चली गई? अगर आपको मुझसे और मेरी पत्नी से इतनी ही दिक्कत है तो हम लोग ये घर छोड़कर चले जाते हैं। इतना कहकर विजय अपने कपड़े का बैग लेकर घर छोड़कर जाने लगता है। मगर तभी त्रिशा विजय को रोक देती है और उसे घर छोड़कर नहीं जाने देती। ये आप क्या कह रहे हैं? इस समय तो आपकी माँ को हमारी ही जरूरत है और आप इन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर जाएंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको यह घर छोड़कर नहीं जाने दूंगी। त्रिशा की ऐसी बातें सुनकर उषा की आंखें भर आती हैं। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर भी तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। तुम मेरे बेटे से कहीं बढ़कर हो। मुझे अपने किए के लिए बहुत पछतावा है। तुम लोग यह घर छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं अकेले यहाँ घुट घुट के मर जाऊंगी। इतना कहकर उषा जोर जोर से रोने लगती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर विजय अपनी माँ को गले से लगा लेता है और फिर उस दिन के बाद से त्रिशा अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सास और नखरीली बहू। कमला ने पति के जाने के बाद अकेले ही शिवा और सुधा को बड़ा किया था। पति सरकारी दफ्तर में काम करते थे, इसलिए कमला को वही नौकरी मिल गई थी। शिवा होनहार था। उसने 15 वर्ष की आयु में ही पिता की जिम्मेदारी संभाल ली थी, पर होनी तो होकर ही रहती है। इतवार का दिन था। माँ, मैं पास वाले मार्केट जा रही हूँ, कुछ लाना है तो बता दो। नहीं, कुछ नहीं लाना, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। थोड़ी देर के बाद फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, हेलो जी, ये सुधा के घर के नंबर? हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं सुधा की माँ कमला बोल रही हूँ। जी, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। शिवा, जल्दी चलो बेटा, सुधा का एक्सीडेंट हो गया है। माँ, कहाँ गई थी दीदी? पास वाली मार्केट तक ही तो गई थी मेरी बच्ची। दोनों के वहां पहुंचने से पहले ही सुधा की सांसें थम गई थीं। रोते कलपते सब कुछ किया। कमला और शिवा को इस सदमे से उबरने में कई साल लग गए। शिवा की शिक्षा पूरी हो गई। उसने MBA करके नौकरी कर ली। शिवा, 5 साल में ही मैं रिटायर हो जाऊंगी। एक अच्छा सा रिश्ता आया है, तुम लड़की देख लो तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूं। माँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। एक बार लड़की से मिल तो लो। ठीक है माँ, आने वाले शनिवार को मिल लेंगे। शनिवार आया तो शिवा लड़की से मिलने चला गया। लड़की को देखकर वह ठगा सा रह गया। वो थी ही इतनी खूबसूरत। शालू की बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग। बात करके उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। घर आया तो, माँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए।
मैं कह रही थी ना कि एक बार देखकर तुम ना नहीं कर पाओगे। अभी बहुत तैयारी करनी है। माँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। कमला दूसरे दिन ऑफिस गई तो बहुत खुश थी। सभी लोगों को बेटे की शादी की सूचना दे दी। कुछ ही दिनों में शादी भी हो गई। बहू शालू आई तो कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिवा तो पहले से ही शालू का दीवाना हो चुका था। एक हफ्ते बाद जब सभी रिश्तेदार चले गए तो शालू की मम्मी सरला और पापा रमाकांत ढेर सारा सामान लेकर आए। मम्मी, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे यहाँ बहुत घुटन होती है। क्यों, क्या हुआ? शिवा ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, वो तो ठीक है, पर उसकी माँ। कुछ कहा क्या उन्होंने? कहा कुछ भी नहीं, पर शिवा हर बात में उनसे राय मशवरा करते हैं। मैंने कहा चलो मूवी देखने चलें, तो उन्होंने कहा मम्मी से पूछकर बताता हूँ। चलो मैं भी बात करती हूँ। शिवा, शालू को कहीं घुमाने लेकर नहीं जाते? आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को इतने दिनों तक घर में बैठे रहने की आदत नहीं होती है ना। मम्मी जी, अभी तक तो सभी रिश्तेदार घर में थे, अब लेकर जाऊंगा। सरला और रमाकांत के जाने के बाद मम्मी को मेरी शिकायत लगा दी। और क्या, मैं घर में रहकर तंग आ गई हूँ। शालू, अगले हफ्ते ही हम दोनों की ऑफिस खुल जाएगा, तब माँ घर में अकेली ही रह जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समय माँ के साथ भी बिता लो। घूमने फिरने को तो सारी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारी जिंदगी में माँ के सिवा कुछ और नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस घुटन भरे माहौल में नहीं गुजार पाऊंगी। कान खोलकर सुन लो। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, आज शाम को ही चले जाएंगे फिल्म देखने। अब तो खुश हो जाओ। चलो चाय बनाते हैं, माँ को भी अपने हाथ की चाय पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं। मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है। जाओ, तुम ही बनाओ और अपनी माँ के साथ बैठकर पी लो। शिवा उठकर माँ के पास चला जाता है। माँ ने पहले से ही चाय चढ़ा दी थी। वो बोली, अरे तुम यहाँ क्यों आए? मैं चाय लेकर आ तो रही थी। जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। नहीं माँ, मैं यहीं चाय पीऊंगा। क्या हुआ? कोई झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उसको फिल्म देखने जाना था। हाँ तो ले जाना, नई बहू है, उसका भी तो मन करता होगा घूमने फिरने का। हाँ, अभी जाऊंगा। चाय पीकर कमरे में आता है तो शालू सो रही थी। अरे चलो भाई, चलना नहीं है क्या? मिल गई माँ की आज्ञा। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ सांस भी माँ की आज्ञा के बिना ना ली जा सकती हो। और मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह तैयार होकर अकेले ही निकल जाता है। शालू बाहर आती है। आपने क्या पट्टी पढ़ाई है? वो मुझे छोड़कर बाहर चला गया। आप क्या समझती हैं? वो सिर्फ आपका ही बेटा है। ऐसा ही था तो शादी करवाने की जरूरत क्या थी? अब तो उसे सिखाने पढ़ाने की आदत छोड़ दीजिए। बहू धीरे बोल बेटा, सब सुन लेंगे। सुनना है तो सुन ले, मुझे किसी की परवाह नहीं। आप सिर्फ अपने काम से काम रखिए। कमला चुपचाप अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर में शिवा आया। आवाज सुनकर कमला बाहर आई। तू तो आज उसे फिल्म दिखाने ले जाने वाला था, कहाँ चला गया था? माँ, इसीलिए मैं अभी ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। अब भुगतान तो करना ही होगा। नहीं शिवा, अभी नई नई आई है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे यहाँ सामंजस्य बिठाने में, तो चिंता मत कर। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, आप अपने बेटे को समझा दीजिए, वरना हम अपनी बेटी को आज ही लेकर आ जाएंगे। अरे क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अभी नई नई शादी हुई है, कुछ समय बच्चों को साथ रहने दीजिए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी बहुत नाजों में पली है, उसके पापा ने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? ठीक है। कमला समझ गई थी कि ये शादी नहीं चलेगी। उन्होंने शिवा को कुछ नहीं बताया। चुपचाप खाना बनाकर दोनों को आवाज देने गई तो भीतर घमासान मचा हुआ था। शालू अपने कपड़े सूटकेस में डाल रही थी और रोती जा रही थी। बहू, ऐसे रूठकर मायके नहीं जाते। आप चुप रहिए, निकल जाइए मेरे कमरे से। सारे झगड़े की जड़ तो आप ही हैं। मुझे अभी मायके जाना है। अच्छा तुम रहो, मैं कल सुबह ही अपने भाई के घर सहारनपुर चली जाऊंगी। बस। माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, जिसको जाना है वो चला जाए। इतने नखरे अपने माँ बाप को दिखाए, मुझे भी नहीं रहना है इसके साथ। तभी गाड़ी रुकने की आवाज आई
और शालू अपना सूटकेस उठाकर चल पड़ी। किसी ने रोका भी नहीं। माँ, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई अमीरजादी है। जाने दो, हम पहले भी तो रह ही रहे थे ना। चिंता मत करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन। माँ, खाना बना दो, मैं सोच रहा हूँ ऑफिस चला जाता हूँ। ठीक है। शिवा ऑफिस चला गया। तब कमला ने शालू के घर पर फोन किया। हेलो, हाँ कहिए, किससे बात करनी है? बहन जी, शालू से बात करवा दीजिए। आपको जो कहना है अपने बेटे से कहिए। मेरी बेटी शॉपिंग पे गई है, आइंदा फोन मत कीजिएगा। कमला धम से सोफे पर बैठ गई। अपने बेटे का घर बसाने चली थी, बसने से पहले ही उजड़ता दिख रहा है। शालू अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर कर आई। तेरी सास का फोन आया था, मैंने खूब खरी खोटी सुना दी। तभी रमाकांत जी आए। सरला, तुम्हारी जैसी माँ हो तो किसी लड़की को दुश्मन की जरूरत नहीं है। माँ अपनी बेटी को सही दिशा दिखाती है, तुम उसका घर उजाड़ने पर तुली हो। आप तो चुप ही रहिए। आपको दिख नहीं रहा बेटी कितनी उदास है? हाँ हाँ, तभी तो वो सहेलियों के साथ शॉपिंग करती हुई घूम रही है। रमाकांत जी बड़बड़ाते हुए चले गए। शिवा ऑफिस से वापस आया। माँ, मैं सोच रहा हूँ ऑफिस से ट्रांसफर लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। तुम क्या कहती हो? जैसे तुम ठीक समझो। शिवा अपनी माँ को लेकर बिना किसी को खबर किए बैंगलोर चला गया। शालू अपनी नौकरी में मस्त थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। 2 साल बीत गए, किसी ने किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन जब शालू ऑफिस में बैठी थी, तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ। मैंने तलाक का नोटिस भिजवा दिया है, साइन करके दे देना। ठीक है। घर आकर उसने माँ को बताया। रमाकांत जी ने सुना तो उसी समय उन्हें सदमा लगा और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। क्रियाकर्म हो गया था। सारे रिश्तेदारों की भेदती हुई नजरें शालू पर टिकी हुई थीं। सबके जाने के बाद, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? सरकारी बंगला भी चला जाएगा। बेटी, अब तू तलाक के पेपर्स पर साइन मत करना, लौट जा उसके पास। तेरे पापा की आखिरी इच्छा यही थी। माँ, अब मैं किस मुंह से लौटूंगी? पिछले 2 सालों में तो खैर खबर भी नहीं ली उन लोगों की। अपनी सास के पैर पकड़, माफी मांग, कुछ भी कर। शिवा को रमाकांत जी के मरने की खबर मिली तो माँ को लेकर आया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा सही कहते थे, गलती मेरी थी। मैंने पापा को खोकर बहुत कुछ सीख लिया। कमला ने उसे गले से लगा लिया। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उसके बाद से शालू ने अपनी सास के साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। घर बस गया था। रेवती की जब से शादी हुई थी, तब से वह अपनी सास रूपा की हर बात में टोका टाकी बर्दाश्त करती आ रही थी। ससुर जी तो बहुत पहले ही चल बसे थे। एक देवर था जिसका कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। रेवती की शादी को 2 साल हो गए थे। अब जब से वो माँ बनने वाली थी, उससे ज्यादा काम नहीं होता था। अपने पति अमित से जब भी कुछ कहती, उसका टका सा जवाब होता। अब तो मेरी सहन शक्ति जवाब देती जा रही है। तुम माँ जी से कुछ कहते क्यों नहीं? हर सामान लेने के लिए ऊपर के कमरे में जाना पड़ता है। पता नहीं क्या है उस कमरे में, जो माँ जी हमेशा ताला लगाकर चाबी का गुच्छा अपनी कमर में लटकाए घूमती रहती हैं। क्या कहूँ, जानती तो हो, माँ ने हमेशा से ही अपने ही हिसाब से घर चलाया है। उन्हें किसी के काम करने का ढंग पसंद नहीं आता, इसीलिए कोई काम वाली नहीं टिकती। मैं क्या कर सकता हूँ? एक संदूक है, उसमें ना जाने क्या रखा है। वे उनको जान से भी प्यारा है। अक्सर उन्हें उसके सामने बैठकर रोते हुए देखा है। अब मुझसे इस हालत में ज्यादा काम नहीं होता। 7वां महीना चल रहा है। तुम माँ जी से कहकर कोई काम वाले रख लो। ठीक है, कल बात करूंगा। सुबह सुबह रूपा की कड़कती आवाज सुनाई पड़ी। अरे बहू, आज क्या सोती ही रहोगी? चाय नहीं बनाई अब तक? सुमित को कॉलेज जाना है, महारानी को कोई चिंता ही नहीं। अमित उठकर कमरे से बाहर आता है। क्या है माँ, क्यों इतना शोर मचा रही हो? आज रेवती की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आजकल की बहुएं भी गजब की आलसी हैं। अभी 7वें महीने में ही ये हाल है, आगे पता नहीं क्या होगा।
हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, सास ससुर ननंद देवर पूरा परिवार संभाला है। माँ, वो हर वक्त तो काम ही करती रहती है। दिन में दसियों बार तो सीढ़ियां चढ़कर सामान लेने जाती है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि रसोई के बगल वाले स्टोर में सामान क्यों नहीं रखती। कभी थोड़ी तबीयत खराब हो जाए तो आराम तो कर ही सकती है। क्यों ना एक काम वाली रख लिया जाए। तू तो उसी की पढ़ाई बातें बोल रहा है। क्यों काम वाली रख लूं? खाना ही तो बनाती है। मुझे किसी काम वाली के हाथ का खाना वाना नहीं पसंद है। हाँ तो आज मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा। चलो, क्या करना है मैं तुम्हारे साथ मदद करवा देता हूँ। मैं थोड़ी रसोई में खड़े रहकर खाना बनाऊंगी, घुटनों में दर्द है। तो रहने दो, बाहर से ले आऊंगा खाना, उसको सोने दो। अमित कमरे में चला गया। रूपा पैर पटकती हुई रसोई में गई और आटा गूंथकर सुमित और अपने लिए पराठे सेक कर आई। चाय बनाकर सुमित को दिया। पराठे के साथ अचार देखते ही, अरे ये क्या माँ, सब्जी नहीं है क्या? चाय पराठा मिल गया ना, वही खा ले। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। आज तेरी भाभी पलंग से नहीं उठेगी। माँ, एक काम वाली ढूंढ कर रखो, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। सबको काम वाली ही चाहिए, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे जो पेंशन मिलती है उससे घर का खर्च बड़ी मुश्किलों से चलता है। माँ, भैया भी तो पैसे देता है। हाँ हाँ, खर्च भी तो 4 लोगों का है। बिजली का बिल, पानी का बिल, सिलेंडर का खर्च, राशन पानी, तेरी पढ़ाई, सब कहाँ से चलता है? मैं कहाँ से काम वाली रख लूं? अच्छा माँ, तुम चिंता मत करो, मेरा फाइनल ईयर है, अगले साल ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिलहाल मैं कुछ ट्यूशन कर लेता हूँ, जो पैसे आएंगे उससे काम वाली रख लो। तुम ढूंढने की कोशिश तो करो। ठीक है, जा तू कॉलेज के लिए निकल। सुमित कॉलेज के लिए चला जाता है। अमित रेवती को डॉक्टर को दिखाकर आता है तो घर आकर, माँ, रेवती को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। 1 महीने बिल्कुल भी उठने को मना किया है। कहा है आराम नहीं करोगी तो बच्चे और माँ की जान को खतरा हो सकता है। बहुत जरूरी काम के लिए ही उठना है। अरे आजकल के डॉक्टर्स का तो बस चले तो औरतों को पहले दिन से ही लिटा दे। सब बकवास है। हमारे जमाने में तो डॉक्टर कहते थे जितना काम करो उतना ही बच्चे की सेहत के लिए ठीक रहता है। माँ, आज खाना बनाने के लिए कोई काम वाली ढूंढ लो, पैसे मैं दे दूंगा। मैं अपने बच्चे के लिए कोई खतरा नहीं मोल ले सकता। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो उसे मायके छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मायके क्यों जाएगी? हमारी बहू हमारी जिम्मेदारी है, देखती हूँ। अच्छा बताओ क्या करना है? लाओ, सब्जी मैं काट देता हूँ। रहने दे, तू जा उसके पास ही बैठ। अमित कमरे में रेवती के पास चला जाता है। तभी उसकी माँ का प्रवेश। बहू, आज से तुम बिस्तर से हिलना भी मत, मैं सब कर लूंगी। 1-2 लोगों को कहा है, शायद कल ही कोई काम वाली मिल जाए। रेवती ने उठने का प्रयास किया पर रूपा ने उसे उठने नहीं दिया। माँ जी, मुझे लेटे लेटे बड़ी घबराहट हो रही है। चल तेरे सर में तेल लगा देती हूँ, तुझे कुछ आराम मिलेगा। रेवती की आंखों से आंसू ढुलककर उसके गालों पर गिर गए। अरे इसमें रोने की क्या बात है? 1 ही महीने की तो बात है, फिर उठकर काम कर लेना। दूसरे दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित ने दरवाजा खोला तो एक काम वाली बाई खड़ी थी। माँ, देखो कोई आया है, जाकर बात कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत सारे प्रश्नों के बाद उसे रख लेती है, लेकिन उसको खाना बनाने के लिए सामान देने तो रूपा को ही बार बार सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही थी। उसी दिन अमित और सुमित के आते ही, आओ चाय पीकर सब मिलकर ऊपर का सामान रसोई के पास वाले स्टोर में रखवा दो, मुझसे तो चढ़ा उतरा नहीं जाता बार बार। अमित ने मुस्कुराते हुए सुमित को देखा। सुमित, चल भाई, शिफ्ट करवा दे। 2 घंटे में सारा सामान नीचे आ गया। उस कमरे में एक संदूक था। रूपा ने संदूक अपने सामने ही उतरवाकर अपनी तखत के नीचे रखवा लिया और ताला लगाकर चाबी का गुच्छा अपनी कमर में लटका लिया। माँ, ऐसा कौन सा खजाना है इस संदूक में जो कि तुम किसी को छूने नहीं देती? बेटा, कुछ भी तो नहीं। सामान लग चुका था। दूसरे दिन जब काम वाली ने चाय की पत्ती और चीनी मांगी तो रूपा, सुमित, ओ सुमित बेटा, जरा उसको स्टोर रूम में से सामान निकाल कर दे दे, मैं अभी कुछ काम कर। ठीक है माँ।
सुमित सामान निकालकर माँ के ही कमरे में आ गया था। माँ को पता भी न चला। वो अपनी संदूक खोलकर बैठी थी और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अमित और रेवती भी आ गए थे। माँ, क्या है इस संदूक में? ले, देख ले क्या है। सुमित ने देखा। उस संदूक में माँ की शादी की साड़ी और कुछ अमित और सुमित के बचपन के पुराने कपड़े रखे थे। एक बरसों पुराना एल्बम था जिसमें अमित, सुमित, उनके पापा और माँ की अनगिनत तस्वीरें थीं। माँ, इन्हीं पुरानी यादों के लिए तुम संदूक में ताला लगा कर रखती थी। बेटा, तुझे क्या पता, यही तो मेरे जीवन का सहारा है। तेरे पापा जब मरे थे तब मेरे पास इस संदूक और पेंशन के अलावा कुछ नहीं था। तुम दोनों भी बहुत छोटे थे। मैंने साड़ियों में फॉल लगाकर सिलाई कर करके तुम दोनों को पाला है। ऐसे कठिन समय में ये यादें ही तो थी जिन्होंने मुझे बचाए रखा, वरना मैं तो कब की टूट चुकी होती। माँ, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। लाइए, ये एल्बम मुझे दीजिए, मैं इसको संभाल कर रखूंगी और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ले बहू, ये चाबी का गुच्छा भी तू ही संभाल ले। मैं इन यादों से मुक्त होना चाहती हूँ। माँ जी, चाबी का गुच्छा तो आप ही रखिए, मुझे तो सिर्फ एल्बम चाहिए और अमित के बचपन के कपड़े दे दीजिए, मैं आपके पोते पोतियों को पहनाऊंगी। ठीक है बहू, जा ले जा। उस दिन से सासू जी की चाबी के गुच्छे के प्रति आसक्ति कम हो गई। हर कोई उनका संदूक खोल सकता था। सुमित की नौकरी लगते ही घर में खुशहाली आ गई। रेवती ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। रेवती, ले ये चाबी का गुच्छा तू संभाल। मुझे तो अपने जीवन का खजाना मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। गरीब सास और अमीर बहू। कैलाशनाथ सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी धर्मपत्नी माधुरी भी वहां आकर बैठ गई। बहू ने चाय बहुत अच्छी बनाई है। इसका मतलब यह है कि वो भी रसोई में जाती रही होंगी। अमीर घर से आई है, चाय में मसाला डालती है, हमारे खर्चे बढ़ा रही है। जो भी हो, चाय में स्वाद है। अब खाना भी अच्छा बनाए तो मानू। अरे बनाएगी बनाएगी। आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उसकी। मैं क्या बुरा खाना बनाती हूँ? अब ये किसने कह दिया? तुम बहुत दिन तक खाना बना चुकी हो, अब आराम करो। अब बहू के हाथ के खाने का समय आ गया है। इतने में बहू श्वेता आ गई। पापा जी, मम्मी जी, यह लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। नमकीन और लाऊं क्या? नहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जाओ तुम भी चाय पी लो। देखो बहू कैसे मटकती हुई जा रही है। दौलत की गर्मी है, धीरे धीरे उतर जाएगी। कुछ दिन बीत गए। श्वेता बहू अपने पति संजय के पास चली गई। सुनिए जी, महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है और चावल दाल मसाले समाप्त हो रहे हैं। बजट कुछ बढ़ गया है, मुझे बैंक से रुपए निकालने होंगे। अब बड़े घर से बड़ी बहुरिया आई है तो खर्चे भी बढ़ेंगे ही। मम्मी, हमारी लाइफस्टाइल कुछ तो बदल रही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, रकम भी अच्छी लगेगी, उसके लिए भी तैयार रहना। बहू श्वेता समझ चुकी थी कि धन की कमी के कारण यह लोग खर्च में कटौती की बात सोच रहे हैं। उसने अपने पास रखे हुए कुछ रुपए घर के सामान के लिए लगा दिए। अरे श्वेता, तुम कब तक अपने मायके के पैसे लगाती रहोगी? हमें अपने पैरों को अपनी चादर में सिकोड़ कर रखना होगा। अरे बेटा, आज यह पैसे लगा रही है, कल इसी बात का ताना मारेगी और हमें सुनना पड़ेगा। हाँ मम्मी, सही कह रही हो। अमीर लोग बड़े घमंडी होते हैं। यह अपनी अमीरी का रुतबा दिखाकर हमें हमेशा दबाने की कोशिश करेगी। माँ, इसकी लगाम कसकर पकड़ना, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। बेटा तुम चिंता मत करना, मैं इसको सही कर दूंगी। बस तुम्हारे पापा बीच में टांग ना डालें तो अच्छा है। समय बीतता गया। माधुरी कुछ रुपए अपने पास छुपा लेती है, इसीलिए खर्चे का सही बजट सामने नहीं आ पाता। कई बार श्वेता ने बिना कहे ही घर के खर्चे के लिए अपने पास के रुपए लगा दिए। उसे मायके से पापा और भाइयों से भी बहुत रुपए मिल जाता था। एक दिन श्वेता ने अपने पति संजय से खुलकर बातचीत की। देखिए, घर का खर्च बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है।
इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब मेरे बस का नहीं है। माँ से बात किया करो। देखिए, मैं तो राह निकालने की बात कर रही हूँ, आप नाराज मत होइए। मैं चाहती हूँ कि एक छोटा व्यापार किया जाए और उससे आमदनी बढ़ जाएगी। मेरे पापा और भैया पैसों की मदद के लिए तैयार हैं। हम सूरत से साड़ी मंगवाकर यहाँ दुकान में बेचेंगे। दुकान का किराया और साड़ी का स्टॉक लेने के लिए बहुत पैसा लगेगा। मुझे सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब सारी व्यवस्था है तो फिर आगे बढ़ने में हर्ज ही क्या है। श्वेता क्लॉथ स्टोर्स के नाम पर किराए पर एक दुकान खुल गई और उसका हिसाब किताब श्वेता रखने लगी। दुकान अच्छी चलने लगी और घर का खर्च भी सही ढंग से चलने लगा। देखो, बहू हो तो ऐसी, अमीर घर से आई है लेकिन घमंड नहीं है। अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत से इतनी बढ़िया दुकान चलाई है। मायके के दम पर इतराती है, वरना सारी हेकड़ी निकल जाती। माधुरी, यह भी तो सोचो, मायके वालों को इसके ऊपर कितना विश्वास है। उन्होंने आंख बंद करके रुपया लगा दिए और उसका अच्छा फल मिल रहा है। माधुरी को बड़ी जलन होती है। हर तरफ श्वेता के नाम के झंडे पर गए। माधुरी अब दुकान पर भी जाने लगी और मौका देखकर गल्ले से पैसे भी निकालने लगी। वह रुपए घर में छिपाकर रखने लगी थी। आजकल दुकान में प्रॉफिट कम हो गया है। साड़ियां तो बहुत बिक रही हैं। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? श्वेता जी, अब मैं छोटे मुंह क्या कहूँ, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है, आप ही देख लीजिए। श्वेता ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो माँ जी के द्वारा चोरी किए हुए रुपए की बात सामने आई। अब तक 50,000 रुपए का गमन हो चुका था। श्वेता ने अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उनके पैसे रखने की जगह चेक करती रही। कैलाश बाबू कुशल खिलाड़ी थे। उन्होंने सब कुछ भांप लिया था। वह जान गए थे कि माधुरी श्वेता को नीचा दिखाने के लिए सब खेल खेल रही है। एक दिन श्वेता ने हिसाब मिलाया तो पता चला अब तक 25,000 रुपए का घाटा हो चुका है। बड़ी चली थी बिजनेस करने के लिए, सब घाटा करा कर रख दिया। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं। अब यह घाटा श्वेता ही पूरा करेगी। जब घाटे की बात सामने आई तो कैलाश बाबू ने माधुरी द्वारा छिपाए हुए रुपए की पोटली निकालकर सबके सामने रख दिया। आप सब लोग समझते हैं कि दुकान में घाटा हुआ है। यह देखो, सारे मुनाफे की रकम माधुरी ने बहुत सहज कर रखी है ना माधुरी? माधुरी को काटो तो खून नहीं। वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। श्वेता ने स्थिति संभाल ली। माँ जी का दिमाग हम सबसे ज्यादा चलता है। घर की बड़ी होने के कारण इन्होंने बहुत चतुराई के साथ इतनी अच्छी बचत करके दिखा दिया कि नारी शक्ति पुरुषों से कम नहीं होती। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।